गाइस, ये एक नई मानवा होने वाली है। नेक्रोमैंसर इवोल्यूशनरी ट्रेड्स। ड्रैगन डिवोरिंग मेज के उस मानवा पे आपने जैसा प्यार दिखाया था, उम्मीद है कि आप इस मानवा पर भी उतना ही प्यार दिखाएंगे। और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो आपके कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक जंग के मैदान से, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर्स नाइट से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर नाइट्स की लाखों में तादाद होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर्स उन पे बहुत भारी पड़ रहे थे। ये सारे मॉन्स्टर्स दीवारों से ऊपर चढ़कर इन्हें खत्म करने की ओर आगे आ रहे थे, लेकिन हमारे ये नाइट्स भी पीछे न हटते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी के सभी अपनी पूरी जोर और जान लगा दो, हमें तब तक लड़ना होगा जब तक ये ऑक्स खत्म नहीं हो जाते। यहाँ हमारे नाइट्स की ओर से काफी सारे बॉम्ब भी इन पर बरसाते हैं, पर ऐसे में भी इन मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं होता, बल्कि और ज्यादा जंगली हो जाते हैं। और ये सब देख स्ट्रॉन्ग होल्ड डेप्यूटी कमांडर फिलियन एंड एवर ये कह रहे होते हैं कि ये ऑक्स तो पूरे तरीके से जंगली हो चुके हैं। वहीं वे लोग सामने का नजारा देखते हैं जहाँ पर उनकी पूरी दीवारें टूट चुकी थी। वो मॉन्स्टर्स अंदर आ गए और ये सब देख कमांडर कह रहे होते हैं, ये बिल्कुल उस वक्त की तरह लग रहा है जब दक्षिणी गेट गिरा था। इन सभी ऑर्क्स का इतनी ज्यादा तादाद में होना सच में बहुत ज्यादा परेशानी की बात है, लेकिन असली परेशानी तो तब आएगी जब सारे ऑर्क्स का किंग इस लड़ाई में उतरेगा, जो कि खुद एक ऑरा मास्टर है। वो ऑर्क्स लॉर्ड सभी ऑर्क्स से बिल्कुल ही अलग है, जिसका मतलब है वो स्पेशल ऑरा के स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ बाकी कमांडर टेलीस्कोप से दूर का नजारा देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये सभी ऑर्क्स कैसल को पार करके अंदर आ चुके हैं। क्या सच में ये हम सभी का अंत होने वाला है? और यहाँ पर वो सभी नाइट्स अपनी पूरी जान लगाकर इन ऑर्क्स से लड़ रहे होते हैं। इनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है, सभी के सभी इन्हें किसी भी तरीके से रोको, फिर चाहे उसके लिए हमें अपना बलिदान ही देना पड़े। हमें अपने गेट को और हमें अपने कैसल को बचाना होगा। वहीं वो ऑर्क्स इन नाइट्स के छाती पे पैर रखकर सीधा इन्हें कुचल कर रख देते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर कुछ होता है जिससे सारे नाइट्स के आसपास ब्लू कलर की एनर्जी दिखने लग जाती है, और जो ये मरे हुए नाइट्स साथ साथ मरे हुए ऑक्स दोनों के दोनों जिंदा होने लग जाते हैं। उनकी आंखें पूरे तरीके से सफेद हो चुकी थी। यहाँ पर कोई होता है जो कि अपने ब्लैक मैजिक से इन्हें जिंदा कर रहा था, जिसे देखकर बाकी जो नॉर्मल नाइट्स थे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? ये सारे मरे हुए कॉप्स आखिर जिंदा कैसे हो रहे हैं? ये दोबारा खड़े हो चुके हैं। देन फिर हम देखते हैं जो ये मरे हुए जिंदा हुए थे, काली जादुई शक्तियों से वो सीधा इन ऑर्क्स पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही में जो कि मरे हुए ऑर्क्स थे वो भी जिंदा होकर अपने उन ऑर्क्स से लड़ रहे होते हैं उनके विरुद्ध जाकर। और ये सब और किसी ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर नेक्रोमैंसर ने किया था, और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है एंड्रियास। फिर सीन स्विच होता है और हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्क्स लॉर्ड बहुत भयानक तरीके से सभी को मार रहा होता है। वहीं इधर से हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रियास आते आते कहता है, तो जैसा मैंने सोचा था, नॉर्मल मुर्दाओं को जिंदा करके तुम्हें हराना इतना आसान तो नहीं होगा, एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन ऑरा मास्टर। इसके बाद एंड्रियास कहता है, बाहर आ जाओ, और तभी हम देखते हैं उसकी जादुई शक्तियों से यहाँ पर उसके साथ ही कई सारे जायंट, कई सारे ऑक्स, कई सारे बीस्ट्स बाहर आते हैं। और फिर एंड्रियास उन सभी को कहता है, तो अब ये तुम सभी की बारी है। फिर वहीं इस तरफ ऑक्स लॉर्ड सभी को खत्म कर रहा होता है, जो भी कॉर्प्स थे, जो भी नाइट्स थे, उन सभी को, वो भी अपने ऑरा स्किल से। वहीं अचानक फिर ऑर्क लॉर्ड के पीछे से बीस्ट स्केलेटन आता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड से सीधा इस पर हमला करता है, लेकिन ऑर्क्स लॉर्ड इसके इस वार से बच जाता है। देन वही नीचे से लेपर्ड बीस्ट आता है, सीधा इसकी छाती पे एक जोरदार हाथ मारते हुए। यहाँ पर ऐसे ही बीस्ट लेपर्ड और बीस्ट स्केलेटन कई बार इस ऑर्क लॉर्ड पे हमला करते हैं, लेकिन ऑर्क लॉर्ड जिनसे आसानी से डॉज कर देता है। फिर वहीं बीस्ट लेपर्ड का आखिरी एक जोरदार मुक्का इस ऑर्क्स लॉर्ड को लग ही जाता है, जिससे कि ऑर्क्स लॉर्ड पीछे की ओर घिसट कर चले जाता है। देन वही हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर एंड्रियास के सभी बीस्ट उन सभी बुरे ऑक्स को खत्म कर रहे होते हैं। यहाँ वो जायंट बीस्ट अपने एक ही स्लैम अटैक से कई सारे ऑक्स को मार कर रख देता है। साथ ही में वो ब्लैक फेरी बीस्ट उन सभी ऑक्स के बीच में से गुजरती है, एक अपनी काली जादुई की शक्तियों के साथ, और फिर वो सारे ऑक्स एक साथ फट जाते हैं, जिसे देख यहाँ पर हमारे नाइट्स बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं, कमाल कर दिया, उसने अपने एक ही वार में इतने सारे ऑक्स को खत्म करके रख दिया।
और ये सब एंड्रियस के ब्लैक मैजिक से बने हुए एम्पायर होते हैं। फिर यहाँ इस तरफ जो कि ऑर्क लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये मरे हुए मुझे इतना गुस्सा दिला देंगे, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम सिर्फ इतना करके मुझे हरा दोगे। फिर वहीं उधर से एंड्रियस इस ऑर्क्स लॉर्ड को कहता है, हे स्प्लेंडेड, आखिरकार एक इस्तेमाल करे जाने वाला शरीर, तुम में वो सारी क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे कंपेनियन बन सको। फिर यहाँ एंड्रियस अपनी स्वॉर्ड को डिफरेंट फॉर्म में रखते हुए बहुत तेजी से इस ऑक्स लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ जाता है इस पे हमला करने के लिए। एंड्रियस अपनी उस स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, लेकिन ऑक्स लॉर्ड अपने उस ऑरा से एंड्रियस की स्वॉर्ड को पहले ही पकड़ लेता है और इसी कारण एंड्रियस का ये हाथ भी उखड़ कर गायब हो रहा होता है। लेकिन एंड्रियस अपनी मैजिकल पावर से अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। फिर तभी वो ऑक्स लॉर्ड अपने उस बड़ी सी स्वॉर्ड से एंड्रियस पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ एंड्रियस के मौका रहते वो जल्दी से अपनी जादुई शक्तियों से नीचे जमीन पर काफी सारे स्केलेटन्स क्रिएट कर देता है, जिससे कि उस ऑर्क्स लॉर्ड का ये स्वॉर्ड सीधा इन स्केलेटन्स पर लगता है और एंड्रियस को नहीं लगता। और फिर यहाँ एंड्रियस कहता है, मुझे और ताकतवर होना होगा। वहीं इसके सामने ये ऑर्क लॉर्ड भी खड़ा होकर इसे देख रहा होता है, मानो वो ये कह रहा था कि आखिर देखता हूँ तुम भी क्या कर सकते हो। फिर वहीं एंड्रियस अपनी शापित जादुई शक्तियों से अपने आप को एक डिफरेंट लेवल का ही रूप दे देता है। वो यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन से अपने आप को कवर कर लेता है और साथ ही साथ वो ये कह रहा था कि मुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा, आखिर खुद के जिंदा रहने के लिए और उन लोगों के लिए जो कि मुझे इस दुनिया में बेहद ज़्यादा प्यारे हैं। और ऐसा कहते हुए एंड्रियस अपने फाइनली फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर उसके कंपेनियन बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। वही सामने से ऑक्स लॉर्ड भी इसे चिल्लाते हुए कहता है, आजा एक बेहतरीन वॉरियर जो कि इस दुनिया को बदलना चाहता है, देखता हूँ तुम अपनी मौत से पहले मुझे कितना एंटरटेन कर सकते हो। और यहाँ एंड्रियस बहुत तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर इसकी तरफ आगे कूद जाता है। यहाँ दोनों आपस में कई बार बहुत भयंकर तरीके से टकराते हैं, जिसे देखकर सारे कमांडर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे और साथ ही में उसके कंपेनियन बीस्ट्स भी वो सब देख के रह जाते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं एंड्रियस का वो स्केलेटन फॉर्म भी धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन स्टिल एंड्रियस अपनी वो स्वॉर्ड लेकर इस ऑक्स लॉर्ड पर आगे बढ़ जाता है। और यहाँ ये ऑक्स लॉर्ड अपनी ऑरा मास्टर स्किल के साथ पूरी जान लगाकर इस एंड्रियस पर हमला कर रहा होता है। फिर तभी चैप्टर 2 की शुरुआत में हम दूसरी जगह को देखते हैं और शायद कुछ देर पहले जो हमने सीन्स देखे वो कई समय बाद के थे और असली कहानी शायद यहाँ से शुरू होती है। तो ये जगह होती है रॉडलैंड एकेडमी, जो कि अपने पूरे एम्पायर में एक खास एकेडमी होती है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स सीखने आए होते हैं और साथ ही वो जगह भी होती है जहाँ पर सभी अपनी आइडेंटिटीज वगैरह एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं। देन फिर इसके बाद हमें नीचे बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शख्स हमारे मेन कैरेक्टर एंड्रियस से कह रहा होता है, हे एंड्रियस, ऐसा मत कहते ना कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई थी। देन एंड्रियस माफ़ी मांगते हुए सॉरी कह रहा होता है। वहीं अगर हम यहाँ पर गौर डालें तो हम देख सकते थे कि यहाँ पर कई मरे हुए मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ पर एंड्रियस और ये शख्स जिसका नाम चारोन होता है वो इन मुर्दा लाशों पर और इन मुर्दा जानवरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे, जिसमें चारोन दोबारा एंड्रियस से कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं एंड्रियस, जिस जगह पर तुमने वो बॉडी पर काम किया तुम आखिर उस जगह को कैसे भूल सकते हो। फिर यहाँ एंड्रियस हमें नरेट करते हुए बताता है कि हम छुपी हुई काली जादुई शक्तियों को ढूंढने वाले नेक्रोमैंसर्स हैं। यहाँ हम खुफिया तरीके से काम करते हैं और अगर किसी को इस चीज़ के बारे में हल्की सी भी बात पता लगी तो उसी वक्त मेरा मरना तय है। तो इसीलिए जिम्मेदारी मुझ पर है और इसी वजह से मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स सीक्रेटली करता हूँ। जिसके बाद फिर एंड्रियस काफ़ी सारा ब्लड लेके एक मुर्दा लाश के पूरे चक्रव्यूह में एक श्रापित निशान बना देता है, जिसमें कि उसे चारोन कहता है, तो पीछे हट जाओ, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। फिर यहाँ चारोन अपनी काली जादुई शक्तियों से इस मुर्दा लाश को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इस पर पूरे तरीके से नाकाम हो जाता है। वो यहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों से इन मुर्दा लाशों को जिंदा करके अपने सोल्जर्स जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो चारोन इस चीज़ पे नाकामयाब हो जाता है। साथ में वो डेड बॉडी पूरे तरीके से चूर होकर गिर जाती है और फिर वो एंड्रियस से एक नोट लिखते हुए कहता है, शिट, एक और बार नाकामयाब रहा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम यहाँ पर ये सब कुछ साफ करके रख देना। और यहाँ एंड्रियस मन ही मन कह रहा होता है कि लेकिन मैंने तो आज कुछ सीखा ही नहीं।
देन इसके बाद हम देखते हैं एंड्रियस इस जगह की साफ सफाई कर रहा होता है। जो भी खून वून बिखरा था उसे वो साफ कर रहा होता है। साथ ही में वो हमसे कह रहा होता है कि हालांकि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ से निकलना भी चाहता हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि मैं इस काम से निकल ही नहीं सकता। दरअसल वो इसलिए क्योंकि इस जगह पर रहने का मेरा एक खास मकसद है। यहाँ पर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे मैं काली जादुई शक्तियों के बारे में सीख सकता हूँ। देन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एंड्रियस उस चारण के ऑफिस में आया होता है, जहाँ पर एंड्रियस काफी लेट आने के कारण माफी मांगता है, जिसमें चारण कहता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो काम करने में पूरा आधा दिन लग गया, ऐसे आखिर तुम फुल टाइम जॉब कैसे कर पाओगे अपने बलबूते पे। वहीं यहाँ एंड्रियस धीरे से कह रहा होता है आप तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाते, मुझे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ता है। फिर वहीं चारण दोबारा इसे कहता है मैंने तो एक साधारण सी जॉब तुम्हें दी है और तुम इसमें ही इतने ज्यादा नर्वस हो रखे हो। मैं सच बता रहा हूँ, दोबारा एक फेलियर को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसमें फिर इधर से एंड्रियस कहता है मैं अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद फिर चारण कहता है समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जाओ जाकर बियॉन्से नेशनल ग्रेवयार्ड से मेरे लिए एक दूसरी बॉडी लेकर आओ। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम अनाथ थे और मैंने तुम्हें रहने खाने की जगह दी, तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली ये प्रूफ करना होगा कि तुम्हारा जीना वर्थी है। और अगर तुम ऐसे करने में असफल रहे तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ जानता हूँ, इसके एक्सपेरिमेंट की अगली बॉडी मैं ही बन जाऊंगा। जिसके बाद फिर चारण कहता है तो फिर अच्छे से करना, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। एंड्रियस यहाँ नीचे झुककर यस सर कहकर वहाँ से चले जाता है। फिर जब एंड्रियस उस रूम से बाहर निकलता है ये सोचते हुए कि अरे यार उन्होंने तो मेरे को जाने के एक्सपेंसेस तक नहीं दिए, वहीं वो अपने सामने देखता वो सारे स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे। वो भी बड़ी अजीब निगाहों से साथ में फुसफुसाते हुए कि अरे देखो ये तो एंड्रियस है, ये अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर एंड्रियस बहुत गुस्से में उनके बीच से उन्हें धक्का देते हुए निकलता है, ये कहते हुए मैं कोई घूर घूर कर देखने वाली चीज नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ एंड्रियस इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता है मैं तंग आ चुका हूँ, ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आ रहा, इन सबसे बाहर आखिर निकलूं कैसे। ये हमारा मेन कैरेक्टर जिसका पूरा नाम एंड्रियस क्रॉमवेल है, मैजिक डिपार्टमेंट 3rd ईयर से अनटैलेंटेड। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक छोटी बैक स्टोरी बताई जाती है जो कि एंड्रियस के थ्रू नहीं बल्कि हमारे असली मेन कैरेक्टर के थ्रू, जो कि होता है माकोतो कानेशिरो। एंड्रियस तो सिर्फ और सिर्फ एक गेम के अंदर का कैरेक्टर है। शायद तुम लोगों को मेरी बात कंफ्यूज कर रही होगी, फिक्र मत करिए, मैं आगे स्टोरी बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि हमारे असली मेन कैरेक्टर के थ्रू बताई जाती है। एक अनाथ जो कि बहुत गरीब परिवार में से हुआ करता था और एक ऐसा आदमी जो अमीरों से ताकत लेके गरीबों को सताता था। एक बहुत ही गंदी रेट के साथ ये अकेडमी जिसमें एक 3rd रेट विलन, और ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे लेकर कोई भी खेलना नहीं चाहता था। हालांकि मुझे भी एक कैरेक्टर नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे एंड्रियस में रहकर जीना होगा। मैं हूँ माकोतो कानेशिरो और मैं एक पाप से भरी दुनिया में जी रहा हूँ। मैं एक समय पे स्पेशल फोर्सेस का मेंबर हुआ करता था, लेकिन मैं जब सोसाइटी में एक आम इंसान की तरह नहीं जी सका, और उस वक्त जिस चीज़ ने मेरे दिल को सहारना दी वो था ग्रेट सिन। और तभी से मैंने हर एक चीज़, मैंने सब कुछ भुला दिया और मैंने अपने आप को गेम में डुबो के रख दिया। मैं हर समय गेम में डूबा रहता, गेम खेलता रहता, और जैसे ही मैंने गेम में 12th वीक क्रॉस कर ही लिया था कि तभी मुझे अचानक एक कॉल आता है। कोई था जो मुझे मेरा नाम लेकर बुलाता है, माकोतो कानेशिरो। उसे मेरा नाम, मेरी गेमिंग स्किल्स, मेरी हैबिट, मेरी आइडेंटिटी, मेरा सब कुछ उसे पता था। और ये सब जानने के बाद मैं काफ़ी घबरा गया। मैंने वैसे ही तभी फिर अपना कंप्यूटर तुरंत स्विच ऑफ कर लिया। कंप्यूटर स्क्रीन स्विच ऑफ होती उससे पहले स्क्रीन पर आया लॉगिन माकोतो कानेशिरो एंड्रियस क्रॉमवेल। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि हमारा असलियत में मेन कैरेक्टर माकोतो कानेशिरो है, जो कि अब गेम के अंदर घुस चुका है एंड्रियस के रूप में। और अभी वो एंड्रियस के उस रूप में घुसा है जहाँ पर सिर्फ आधा साल हो रहा है, जिसका मतलब है कि अभी असली स्टोरी स्टार्ट होना बहुत आगे की बात है। एंड्रियस एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पीछे हमेशा मौत का साया मंडराता रहता है, और बाकी सभी जो कैरेक्टर है वो भी सेम इवेंट से होते हुए गुजरेंगे। वो चारण की असली आइडेंटिटी के बारे में पता लगाएंगे और फिर उसे मार डालेंगे, और इन सब में मुझे भी उनके साथ होना होगा। और अगर असली कहानी शुरू होने से पहले मुझे चारण से दूर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब मैं मुख्य पात्रों के साथ शामिल होने से बच नहीं पाऊंगा। फिर इन्हीं सब के बाद एंड्रियस एक गार्डन में बैठा होता है एक बेंच पर, और ये कह रहा होता है कि क्या मैं ये सच में कर सकता हूँ? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे स्ट्रांग होना ही होगा।
मुझे स्ट्रांग होना ही होगा इससे पहले कि असली कहानी शुरू हो। तो अब जब मैं 13 हफ्ते से खेल रहा हूँ तो मेरे पास 2 स्पेशल ट्रेड्स है जहाँ तक मेरे को अच्छे से याद है, जिनमें से एक रैंडम है और दूसरा मुझे डुअल गॉड ट्रेड मिला है। एक ऐसा जादू जो कि तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के साथ साथ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने को भी एबल करता है, लेकिन मुझे ये डाउट है कि मैं उनमें से एक जादू को करके ही सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ें मेरे को मेरी अलग मेन ट्रेड को चूज करने पे मजबूर कर रही है। तो अब जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे चुनना ही पड़ेगा अपनी नेक्रोमेंसी से चूज कैरेक्टरिस्टिक। जिसके बाद एंड्रियस के सामने स्क्रीन शो होती है जिसमें काफ़ी कुछ लिखा होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारे ट्रेड्स होते हैं। जिसे देख एंड्रियस कहता है अब जब मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ तो इसमें तो काफ़ी सब कुछ है चुनने के लिए। चाइनीज ताओ, वेपन पाथ, नहीं इन्हें नहीं चुनना। एक काम करता हूँ, सबसे पहले उन्हें देखता हूँ जो मैंने अब तक नहीं देखा है। फिर एंड्रियस की नज़र इस इवोल्यूशन वाले ट्रेड पे पड़ती है जिसे देख वो सोचता है इवोल्यूशन एक ऐसा फिनोमेना जो कि किसी लिविंग क्रिएचर को उसके हायर फॉर्म में ले जाता है। ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि मैंने अब तक नहीं देखा था जितने लंबे समय से मैं ये गेम खेल रहा था। और अभी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो यही है, एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे ग्रो करेगी, एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। तो ठीक है, अब सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद एंड्रियस ये कहते ही उस इवोल्यूशन ट्रेड पर क्लिक कर देता है और यहाँ पर एवोल्यूशन ट्रेड सेलेक्टेड। और यहाँ पर एंड्रियस महसूस कर रहा होता है अब मैं आखिरकार देख सकता हूँ कि ये ट्रेड मेरा फ्यूचर कैसा बनाने वाला है। एंड्रियस ये ट्रेड लेने के बाद अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि मानो उसका ये ट्रेड आगे चल के उसे फ्यूचर में एक डिमोनिक रूप दे देगा। और जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था वाकई में ऐसा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके वो गॉड बीस्ट मॉन्स्टर्स पे और एंड्रियस के पास एक ऐसी अननेचुरल पावर होगी जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। हम इसके इस रूप से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आगे चल के एंड्रियस पे कैसी पावर्स आने वाली है। बात अब अगर आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। फिर हम चैप्टर 3 में मैपल लीफ डॉर्मिटरी रॉयल एकेडमी फ्री फैसिलिटी को देखते हैं और ये इन सभी मेजर्स की रहने वाली जगह होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एंड्रियस के बारे में यहाँ पर हमें नरेट करते हुए बताता है एंड्रियस इस पूरे गेम में एक माइनर विलन है। साथ ही में दूसरी तरफ देखें वो बिल्कुल ही पावरलेस है, इसके पास कोई ताकत ऐसी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल बस ये एक सिंगल मैजिक एलिमेंट का ही इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा इस नेक्रोमेंसी पे भरोसा कर रहा हूँ जो कि मैंने चुना था, वो इवोल्यूशनरी ट्रेड। फिर वहीं इसके बाद एंड्रियस ये सब कहते बताते हैं अपने जैकेट उठाकर उस ग्रेवयार्ड की ओर निकल जाता है। जैसे कि चैरॉन ने उसे कहा था उसके लिए एक बॉडी लेके आनी है। और फिर यहाँ एंड्रियस जाते जाते ये कह रहा होता है जितनी जल्दी हो सके मुझे उतना ज्यादा ताकतवर होना होगा और सिर्फ उस इवेंट के लिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जो कि चैरॉन को साइड रखते हुए मुझे खत्म कर सकते हैं। फिर एंड्रियस एक बार ग्रेवयार्ड जाने से पहले इस बेसमेंट अंडरग्राउंड में आता है जहाँ पे वो लाइब्रेरी में से कुछ किताबें देख रहा होता है ब्लैक मैजिक के बारे में। यहाँ पर कई किताबें होती है ब्लैक मैजिक के बारे में, ब्लैक मैजिक इंट्रोडक्शन, आई विल बिकम अ ब्लैक मेज, ट्रबल ब्लैक मैजिक। और किताबों के ये सब नाम पढ़कर एंड्रियस कहता है बाप रे ये किताब के नाम है इतने ज्यादा भयानक। वैसे अगर किसी ने मेरे को यहाँ पर ऐसे देख लिया तो मैं पक्का मरूंगा। लेकिन इस कमरे में एक और चीज है जो कि मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती है। और यहाँ पर एंड्रियस के पीछे जो एक पिंजरा होता है उसके अंदर यहाँ पर एक लड़की बंद थी जो कि कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक वैम्पायर थी। इस गेम के अंदर जो वैम्पायर्स जिनकी कमजोरी सूरज की किरणें होती है लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ उनके पास पावरफुल मैजिक को भी संभालने की क्षमता होती है। और वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसपे चैरॉन ऐसे ही हाथ लगा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। शायद वो एक मिड गेम बॉस बराबर हो सकती है। फिर वही वो वैम्पायर एंड्रियस को आवाज देते हुए कहती है हे क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे यहाँ से बाहर निकलने में। फिर वहीं सीन स्विच होता है और हम देखते हैं एंड्रियस ट्रेन से उस ग्रेवयार्ड की ओर जा रहा होता है। साथ साथ वो यहाँ पर बैठकर हमें इसी पल की बातें बताता है। और यहाँ हम देखते हैं वो फीमेल वैम्पायर एंड्रियस से कह रही होती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो तुम्हें एक न एक दिन मार डालेगा, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और ये बात सुनकर एंड्रियस सोचता है जैसा कि एक वैम्पायर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो मेरे अंदर की उन परेशानियों को देख सकती है जो कि मुझे चैरॉन से है। और मैंने काफी लंबे समय से एंड्रियस की तरह एक्ट नहीं करा, शायद इस वजह से उसे पता
लग गया। जिसके बाद फिर एंड्रियस उसे कहता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दिया तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे मारोगे नहीं और आसानी से जाने दोगे। फिर वो वैम्पायर कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और एंड्रियस उसे देख यही सोच रहा होता है, एक इसके जैसी चीज़ एक इंसान से प्रॉमिस कैसे कर सकती है। फिर वो वैम्पायर वापस उसे देखते हुए कहती है, ये सच है, मैं कसम खाती हूँ। और एंड्रियस ही सुनकर सोच रहा होता है, क्या मुझे इस चीज़ पर विश्वास करना भी चाहिए। जिसके बाद फिर एंड्रियस उसे कहता है, ठीक है फिर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा। मैं अपने मास्टर को इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। और वो वैम्पायर से चीख चीख ये कह रही होती है, ये सब चीज़ें अभी सोचने का टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। और फिर एंड्रियस उसे ऐसे ही पिंजरे में छोड़कर आ जाता है। फिर यहाँ ट्रेन के अंदर वो बैठे बैठे कह रहा होता है, चलो एक काम करते हैं, इन वैम्पायर्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करते हैं। इनके बारे में किताबों वगैरह में तो ज़रूर लिखा ही होगा। देन फिर इसके बाद ट्रेन आगे जाके रुकती है और नेशनल ग्रेवयार्ड पे आखिरकार एंड्रियस पहुंच ही जाता है। और यहाँ वो अपने साथ सूटकेस जो लाया था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, जिसे घिसड़ाते घिसड़ाते उसकी सांस फूल जाती है। और वो कह रहा होता है, ये कोई मेज की बॉडी है। यहाँ वो इस एंड्रियस की बॉडी को कह रहा था, क्योंकि वो इस एंड्रियस की बॉडी में था तो उसे बहुत परेशानी हो रही थी इस सूटकेस को खींच के ले जाने में। देन वो कहता है, पैसा एक चीज़ है मैं ये मानता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा। तो आखिरकार वो इस जगह पर पहुंच जाता है, द नेशनल ग्रेवयार्ड, जहाँ पर कई सारे ब्लैक मेजर्स की लाशें गड़ी होती है। और फिर यहाँ एंड्रियस उस गेट में आकर उस चौकीदार जैसे बंदे को कहता है, मैं जेनीज हाउस आया हूँ और मैं थर्ड ग्रैंडसन हूँ। जिसके बाद सामने वाला उसे कहता है, तुम फ्लावर्स तो लाए हो ना। जिसमें एंड्रियस कहता है, हाँ मैं ले आया हूँ 13 अज़ूर स्काई इरेसिस। जिसमें फिर उस सामने वाला बंदा कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है अंदर आ जाओ। फिर एंड्रियस अपना सूटकेस लेकर उस ग्रेवयार्ड के अंदर घुस जाता है और यहाँ पर उसे ऑलरेडी एक शख्स मिलता है जिसका नाम पाइमॉन होता है, जो कि उसी के लिए वो ग्रेव खोद रहा था। और फिर एंड्रियस को यहाँ पर आए देख वो कहता है, अरे वाह तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, जैसा कि वादा किया था, एक नाइट की बॉडी ये लो, इसे लो और यहाँ से फिर चले जाओ। और फिर एंड्रियस जब उस मरी हुई बॉडी को उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे बहुत ज्यादा भारी लगती है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे मैनेज करके अपने सूटकेस में उसे डाल ही देता है। और फिर वो कहता है, चलो अब चलते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तभी एंड्रियस की नजर एक और ग्रेव पे पड़ती है और जैसे ही उसमें लिखा हुआ नाम पढ़ता है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये नाम मैंने पहले कहीं पढ़ा है, जो कि ग्रेवयार्ड पर लिखा हुआ है। फिर एंड्रियस को पता लगता है कि ये ग्रेव निकेल लाइफहिल का है, जो कि एक ऑरा मास्टर थे। और जैसे उसे ये पता लगता है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर यहाँ एंड्रियस हमें निकेल लाइफहिल की एक शॉर्ट स्टोरी बताता है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी ट्रेनिंग, पूरा समय अपनी उस वर्ड को फॉलो करने में लगा दिया, और जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिश्रम में लगा दिया, अपनी इस वर्ड प्रैक्टिस करते करते, तब जाकर अंत में वो एक ऑरा मास्टर बन पाए। और फिर एक वक्त वो अपने उम्र के कारण मर गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे गेम का एक ईस्टर एग जैसे है, जिसका मतलब है बहुत कीमती चीज। लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता है कि निकेल लाइफहिल अंत में एक ऑरा मास्टर बन गए थे। अगर मैं उनकी उस बॉडी से एक डेथ नाइट की सोल्जर्स बना लेता हूँ तो कैसा रहेगा। अब सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है ना कि सिर्फ चारों ही ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता है, लेकिन अब जब मैं इस चीज में हो जाऊंगा तो आगे की पूरी स्टोरी ही बदल जाएगी। तो फिर मुझे पक्के तौर पर एक शरीर ढूंढना होगा जिसमें गुड एबिलिटीज और गुड क्वालिटीज हो। फिर तभी एंड्रियस सर पाइमन से एक और बॉडी की मांग रखता है, जिसमें फिर ये बात सुनकर पाइमन कहता है, क्या कहा तुम्हें एक और बॉडी चाहिए? नहीं, नामुमकिन है, सब बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें इस चीज के लिए सबसे पहले चारण की परमिशन लेनी होगी। कम से कम मेरी यहाँ पर पोजीशन के बारे में तो सोचो। एंड्रियस अपने हाथों की वो रिंग उतारकर उसे देते हुए कहता है, कैसा रहेगा अगर मैं ये रिंग आपको दे दूं तो, सिर्फ एक बॉडी के लिए। और वो ये रिंग देखकर पाइमन सोचता है, ये रिंग तो काउंट क्रेस्ट से बनी हुई लगती है, यदि अगर मैं इसे बेचूंगा तो मेरे को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। क्या ये लड़का सच में मुझे ये रिंग दे रहा है? और फिर एंड्रियस कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी यही एक पुरानी रिंग है। एज अमेज होने के नाते मेरे लिए रिजल्ट मायने ज्यादा रखता है, तो इसीलिए मैं बस तुम्हें ये रिंग ऑफर कर रहा हूँ। यहाँ पर पाइमन थोड़ा सा भाव खाते हुए कह रहा था कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर तभी एंड्रियस उसके हाथ में वो रिंग थमा देता है, साथ ही में ये कहता है, मैं इस बात को अपने टीचर से छुपा कर रखूंगा, तो प्लीज आप ये रख लीजिए। और फिर ये रिंग लेकर पाइमन मान जाता है उसे एक और बॉडी देने के लिए। और फिर यहाँ पर एंड्रियस मन में कह रहा होता है, अब जबकि ये रिंग एक फॉलन नोबल हाउस होल्ड की है तो बेशक ये बहुत ज्यादा कीमती है। जिसके बाद एंड्रियस उसे कहता है कि ठीक है तो फिर अब मेरे लिए एक और गड्ढा खोद दो, आई मीन एक और ग्रेव खोद दो। जिसके बाद वो कहता है कि क्या एक और खोदना पड़ेगा क्या? अरे यार ये बहुत मुश्किल
साबित होगा। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके उस ग्रेव को खोल लेते हैं, जिसमें से फिर एंड्रियास उस कब्र को हटाता है और देखता है निकेल लाइफेल को। और फिर इस ताबूत को वापस बंद करते हुए एंड्रियास कह रहा होता है, तो मुझे अपना फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से दिखने लगा है। अब एक नई शुरुआत होगी। जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो मैं अपनी नेक्रोमैंसर ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर एंड्रियास उस निकेल लाइफेल को वापस जिंदा करने के बारे में सोच रहा था, मतलब पूरे तरीके से जिंदा करने में नहीं, उसे ऐसे मुर्दा लाश के रूप में ही जिंदा करना। और फिर एंड्रियास कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा मेरे सबऑर्डिनेट। फिर इन सब के बाद एंड्रियास चैरॉन के लिए ये बॉडी ले आता है उसके बेसमेंट में, लेकिन चैरॉन बॉडी को बस देख दाख के वहाँ से चले जाता है, एंड्रियास से ये कहते हुए कि जब तक मैं आ जाऊँ तब तक तुम इसका ख्याल रखना। जिसमें एंड्रियास चैरॉन की ये बात सोच कर कह रहा होता है, मैं बस अभी अभी वहाँ से लौटा और वो मेरे को एक और ऑर्डर दे रहा है। हाँ, मैं परेशान रहता हूँ तो मैं काम और ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। खैर मुझे ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे अपनी कुछ चीज़ें हैं उन पर भी स्टडी करना है। क्या मैं अपने इस लेवल पर होते हुए निकाल की बॉडी को इस्तेमाल कर पाऊँगा? मेरे स्किल के लेवल के हिसाब से स्केलेटन मैजिक एक ऐसा होगा जो कि शायद मैं कर सकता हूँ, पर शायद इवोल्यूशनरी ट्रेड की मदद से ये चीज़ करना मुमकिन हो। लेकिन मैं अभी इस चीज़ पे पक्के तौर पर कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, और तो और मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी और बॉडी पे पहले प्रैक्टिस करके देखूं। एंड्रियास साफ सफाई करते हुए यही सब बातें बता रहा था। फिर तभी पीछे से वो लेडी वैम्पायर की आवाज आती है, तुम मुझे यहाँ पर और कितनी देर तक रुका कर रखना चाहते हो? जिसमें एंड्रियास उसे मुड़कर कहता है, क्या तुम सोती नहीं हो क्या? फिर लेडी वैम्पायर कहती है, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। क्या तुम ऐसे ही हमेशा चैरॉन के असिस्टेंट बने रहना चाहते हो? फिर वहीं एंड्रियास उस केज के काफी नजदीक चले जाता है और वो लेडी वैम्पायर इसे ऐसा आकर देख सोच रही होती है, मैं कब से यही इंतजार कर रही थी कि तुम आओ और मुझसे बात करो। जिसके बाद फिर वो एंड्रियास को कहती है, तो ठीक है, अब बताओ क्या तुमने अपना मन बना लिया है मुझे आजाद करने का? और एंड्रियास उसे देख सोच रहा होता है, मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि आखिर चैरॉन ने इसे पिंजरे में बंद करने के लिए कैसे मैनेज किया होगा, लेकिन अब जब मैंने किताब पढ़ ली है तो मुझे जवाब अच्छे से पता है। जिसके बाद फिर वो लेडी वैम्पायर एंड्रियास से कहती है, क्या हो गया? तुम इस तरह से चुपचाप क्यों खड़े हो और ऐसे मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी कोई शक है? देखो जल्दी करो और अपना मन बना लो, नहीं तो अगर तुमने मुझे भले ही छोड़ भी दिया तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके ऐसा कहने के बाद एंड्रियास कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगा, मैं हमेशा के लिए ऐसे चैरॉन की चाटते नहीं रह सकता। और वो लेडी वैम्पायर एंड्रियास का स्टेटमेंट सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत एक्साइट होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुमने अब अपना मन बना लिया है तो जल्दी से मेरी हथकड़ियाँ खोल दो। वहीं एंड्रियास एक और बात कहता है, वो कहता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने इन फैमिली मेंबर्स की कसम खानी होगी कि तुम मुझे नहीं। और जैसे ही लेडी वैम्पायर ये बात सुनती है वो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होकर रुक जाती है। फिर एंड्रियास यहाँ पर कहते हुए बताता है कि उसका ऐसे अचानक रुक जाना और उसका ऐसा रिएक्शन देख के मुझे लगता है कि वो बात सच है कि वैम्पायर्स कभी भी झूठी कसम नहीं खाते और जो वो कसम खाते हैं उससे वो एक अलग बंधन से जुड़ जाते हैं। लेकिन वहीं लेडी वैम्पायर कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं कसम खाती हूँ लूसीफर की। और उसका ऐसा कसम खाना देख यहाँ एंड्रियास काफी शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि क्या इतनी आसानी से? फिर एंड्रियास के सामने उसकी वो स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है, आपने शर्तें पूरी कर दी है, एक विकसित नमूना का पता लगाया गया है, एंजल लूसीफर के विकास की संभावना 55%। और ये देख एंड्रियास खुद कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। आखिर क्या ये सिर्फ इसलिए है कि इस वैम्पायर ने कसम खाई? फिर दोबारा स्क्रीन शो होती है जिसमें बताया जाता है, इवोल्यूशन जो लक्ष्य प्राप्त अनुभव प्राप्त कर लेते हैं वे निम्न ग्रेड के उच्च ग्रेड तक विकसित हो सकते हैं। इसका उपयोग उन सभी लक्ष्यों पर किया जा सकता है जो शत्रुतापूर्ण नहीं है, आनुवंशिक विचलन हो सकता है। क्या आप इसे विकसित करना चाहेंगे? और ये पढ़कर एंड्रियास सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं इसे अपने सामान्य के अलावा अन्य संस्थाओं पर भी उपयोग कर सकता हूँ। यह मेरे लिए निकेल पर इसका प्रयोग करने से पहले इसका परिश्रम करने का मौका है। एंड्रियास धीरे से कहता है, अगर कुछ भी होगा तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। फिर वहीं लेडी वैम्पायर कहती है, क्या कहा? क्या तुम्हें मुझ पे अब भी यकीन नहीं हुआ? जिसके बाद फिर एंड्रियास यस पर क्लिक कर देता है और तभी अचानक से लेडी वैम्पायर को बहुत कुछ अजीब होने लग जाता है। वो पूरे तरीके से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। उसके शरीर में बेहद ही कुछ अजीब चीजें होने लग जाती है और वो बहुत गुस्से से और बहुत दर्द से एंड्रियास को चिल्लाते हुए और गुस्से में कहती है, कमीने, तूने मेरे साथ क्या किया है आखिर? जिसके बाद फिर दोबारा लेडी वैम्पायर को कुछ होता है और वो दर्द से चिल्लाकर नीचे जमीन पे गिर जाती है। हालांकि ये देखकर
एंड्रियस भी काफी कंफ्यूज था। वो सोचता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हुआ। शिट, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस चीज में सक्सेस हुआ भी या नहीं। और यहाँ पर लेडी वैम्पायर वही जमीन पे गिर जाती है। ये नहीं पता लगता कि वो मरती है या फिर बेहोश हुई है। फिर इसके बाद एंड्रियस अपना काम शुरू करता है, ये कहते हुए कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इस चीज यानी कि स्ट्रेट से एक चीज सीखी कि मैं जिंदा चीजों पर ये अपना काम अप्लाई नहीं कर सकता, तो शायद ये मरे हुए शरीर पे काम करता होगा। एंड्रियस यहाँ निकेल की बॉडी को ले आता है, उसके आसपास ऐसा चक्रव्यूह बना देता है जिससे कि वो इसकी आत्मा को जगा कर इसे समोन कर सके। और जब वो ऐसा चक्रव्यूह बना लेता है फाइनली, देन वो कहता है तो अब ठीक है, अब निकेल को यहाँ पर समोन करना सही रहेगा, तो चलो करते हैं स्केलेटन समोनिंग। इसके बाद फिर वो अपनी श्रापित जादुई शक्तियों से निकेल को जिंदा करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। मेरे हिसाब से इतना माना ठीक रहेगा एक स्केलेटन को जगाने के लिए। यहाँ स्क्रीन शो होती है जिसमें बताया जाता है बेसिक नेक्रोमेंसी। यहाँ पर स्केलेटन समोनिंग एक्टिवेट किया जाता है। एक मुर्दा लाश का पता लगा है, ये टारगेट कैपेबल है एक्सरसाइजिंग करके उसमें से इसे समोन करने के लिए। एडिशनल इफेक्ट्स हैव बीन अप्लाइड। देन हम फिर देखते हैं निकेल की बॉडी पर से उसकी पूरी खाल मिट जाती है और सिर्फ बचती है तो उसकी वो हड्डियां। और फाइनली यहाँ पर निकेल समोन हो जाता है एक स्केलेटन के रूप में। और एंड्रियस ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है कि बेसिक नेक्रोमेंसी स्केलेटन समोनिंग आपका सक्सेसफुल रहा, लेजेंडरी स्केलेटन हैज बीन समोन्ड। और एंड्रियस की स्केलेटन समोनिंग की स्किल लेवल 1 पर हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर दोबारा से स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है ये कॉर्प्स का शरीर काफी ज्यादा हाई लेवल का है और ये आगे चल के स्केलेटन सोल्जर में भी तब्दील हो जाएगा और ये अपने थोड़े बहुत सेंस पिछली लाइफ में जो इसके पास थे वो रिगेन कर सकता है। द कॉर्प्स लेवल इज एक्सट्रीमली हाई। और ये पढ़कर एंड्रियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई मामूली स्केलेटन नहीं है, ये एक हायर ग्रेड स्केलेटन है। अरे वाह। और फिर ये स्केलेटन जागने के बाद अपने आप को देख रहा होता है। उसके ऊपर फिर नोटिफिकेशन स्क्रीन शो होती है जिसमें उसके बारे में बताया जाता है लेजेंडरी स्केलेटन सोल्जर निकेल लाइफ हिल अनडेड टियर 2 ट्रेड सेंस ऑफ सेल्फ मास्टरी स्वॉर्ड। जिसके बाद फिर एंड्रियस उसे कहता है तो तुम वाकई में एक स्वॉर्ड मास्टर थे जब तुम जिंदा हुआ करते थे। जिसके बाद स्केलेटन निकेल अपनी एक उंगली दिखाता है बत्ती सी चमकाते हुए, जिसमें एंड्रियस कहता है तुम मेरे देखभाल में रहोगे। फिर वो निकेल ओके या फिर यस का साइन दिखाता है। और फिर इस बात पर एंड्रियस भी कहता है मुझे लगता है कि मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। वेल एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड 2 भी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगा एपिसोड 2 में।